हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फाइनली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इसके लिए जो आवेदन की तिथि है वो 7 जनवरी रखी गई है। 7 जनवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 28 जनवरी है। और अगर आवेदन में कोई इच्छा आपको संशोधन करना है तो 4 फरवरी तक आप इसके लिए संशोधन भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या नया है और क्या बदलाव इसमें हुए हैं। हालांकि आपको मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से जो चीजें बताते जा रहा था, सारी चीजें वही इस नोटिफिकेशन में है। जैसे कि अगर मैं भर्ती के पदों की बात करूं तो इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो 8,085 रखे गए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पदों की संख्या बढ़ सकती है और फाइनली जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा पदों की संख्या बढ़ाकर जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ ही साथ एग्जाम जो भर्ती की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, किस तरह से आवेदन आपको करने होंगे, तो वो सारी चीजें भी सेम है जैसा कि मैंने अपने आपको पहले भी बताया था। देखिए, जो पैट 2021 के आधार पर पहली भर्ती निकली थी वो निकली थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ठीक है, अब ये दूसरी भर्ती है। आप यहाँ देख रहे होंगे पीटी 2021 लिखा हुआ है और 2 भर्ती लिखा हुआ है, यानी उसके आधार पर दूसरी भर्ती है और इस वर्ष की सबसे पहली भर्ती है। ठीक है, पहली परीक्षा 2022। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको जो आवेदन है वो करना है और 28 जनवरी तक आपका जो फीस है वो जमा हो जानी चाहिए बैंक के द्वारा अगर आप करते हैं तो। ठीक है, अगर किसी प्रकार का विलंब होता है तो 7 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 4 तारीख तक हर हाल में हो जाना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें वो सारे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया था और उनका जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक है, जिनका वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जो है अगर स्कोर कार्ड जारी हुआ है। और वो सारे अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा जिनका जो रिजल्ट आया था उसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखा था, प्रोविजनल लिखा हुआ था। उन वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए जो अंतिम निर्णय है वो आयोग के द्वारा बाद में लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। इससे संबंधित वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें कितनी फीस आपको जमा करनी है। तो इसकी आवेदन की जो फीस रखी गई है वो 25 रुपए रखी गई है, यानी हर एक कैटेगरी के लिए आपको 25-25 रुपए जमा करने हैं, यानी आवेदन शुल्क फीस आपकी जीरो है। और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। आप इसके लिए आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे पैट का एग्जाम दिए हुए हैं उन सभी का आवेदन लेने के बाद आयोग जो है एक शॉर्ट लिस्ट करेगा कैंडिडेट को कि उसको कितने कैंडिडेट लेने हैं इस भर्ती के अपेक्षा। यानी जैसे कि 8,085 इस समय है, तो उसके अपेक्षा कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज वो देखेगा। तो उस आधार पर जो है कैंडिडेट के आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए मुख्य जो है परीक्षा का आवेदन अलग से होगा। उसके लिए जो फीस है इन्होंने बताया हुआ है कि वो अलग से ली जाएगी। यानी ये वाली फीस सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ली जा रही है। उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे आवेदन लिए जाएंगे, तो उसके लिए फीस अलग से पे करनी होगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जरूर रख लेना है, क्योंकि इस प्रिंट आउट का जो है आपको जब डीबीपीएसटी होगा तो उस समय आपसे मांगा जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आवेदन करें तो उसका फाइनल प्रिंट आउट अपने पास रख लें। आवेदन पत्र में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं तो आप इन चीजों को भी पहले पढ़ लें आवेदन करने से पहले। सिर्फ आप इन चीजों को ही संशोधित कर पाएंगे। तो अगर आप इन जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखें कि कहीं कोई अब मिस्टेक ना हो जाए कि बाद में आप इस पे संशोधन ना कर पाए। अब देख लेते हैं पदों का विवरण कि कितने वैकेंसी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश विभाग के द्वारा लेखपाल की जो भर्ती है वो निकाली गई है। इसका ग्रेड पे आप सभी देख सकते हैं 2000 ग्रेड पे है। और इसके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 40 रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2021 तक आपकी जो है एज 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर 40 से कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पदों की संख्या आरक्षण बार देखें तो देखिए, टोटल जो वैकेंसी है आपकी 8,085 हैं। और आपके यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 3,271 वैकेंसी हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 798, ओबीसी के लिए 1,690 है, एससी के लिए सॉरी एससी के लिए 2,174 और एसटी के लिए 152 वैकेंसी रखी गई है।
तो इस तरह से ये वैकेंसी 8085 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, क्योंकि अब तक जो है लेखपाल में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको कभी देखने को नहीं मिली। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और आप सभी को यहाँ पर जल्द ही भर्ती बोर्ड के द्वारा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पॉइंट को लेकर सब लोग परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि उल्लेखित रिक्तियों की कुल और श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। तो लोग ये सोच रहे हैं हो सकता है इलेक्शन के बाद कहीं इसकी भर्तियों की संख्या कहीं कम तो नहीं कर दी जाएगी। ये हर एक नोटिफिकेशन में होता क्या है, अगर ये भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी खींचती है और विभाग को और ज़्यादा ज़रूरत होती है कैंडिडेट की, तो वो इसी नोटिफिकेशन में संख्या बढ़ा देता है, जैसे कि एसएससी और बैंक में होता है, आप सभी देखते होंगे। तो आप परेशान मत होइए, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रेणीवार आरक्षण है किस तरह से है। महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी रखी गई है, 1604 वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए और दृष्टिहीन एवं कम हीनता वाले के लिए 0। इस तरह से आप पूरी ये वैकेंसी का देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस कैंडिडेट को मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ आगे आएंगे नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर अनिवार्य अहर्ता की बात कर लेते हैं। तो देखिए अनिवार्य अहर्ता में वही है जैसा कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई भी जो है अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो। अधिमानी अहर्ताएं, अधिमानी अहर्ताओं का मुख्य रोल जो होता है वो यही होता है कि अगर आप जो है लास्ट वैकेंसी पे 2 बच्चों का सिलेक्शन, 2 में से 1 को सिलेक्ट किया जाना है, तो अगर किसी ऐसे कैंडिडेट के पास कोई अधिमानी अहर्ता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी उसको चुन लिया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं। तो अगर आप इनमें से कोई भी अधिमानी अहर्ता रखते हैं तो आप जरूर इसमें सिलेक्ट करिएगा और ये सारी आवेदन जरूर करिएगा। जैसे कि आपको प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की आपकी अवधि की सेवा होनी चाहिए, या फिर एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो वही है, 18 से लेकर 40 तक की उम्र के सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो अन्य श्रेणियों के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। साथ ही साथ जो खेलकूद वगैरह से संबंधित खिलाड़ी हैं उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट होती है। ये 3 वर्ष इस तरह से कैलकुलेट होता है जैसे कि उन्होंने अगर 20 साल उन्होंने सेवा की है, किसी भी विभाग में भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, ठीक है, तो उनकी आयु सीमा में 3 वर्ष जो है अधिकतम उनको छूट दी जाएगी, यानी 43 तक उनका रह सकता है। यानी कि अगर वो 62 साल के हैं, 20 साल उन्होंने सेवा की, तो माइनस हो जाएगा 42, यानी कि 40 अंतिम थी तो उनको 42 पे जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसमें विकलांगों के लिए 15 वर्ष की छूट भी दी गई है। ठीक है, तो ये सब आरक्षण से संबंधित है आयु सीमा में। आगे आप देख सकते हैं चयन का आधार क्या रखा गया है। तो चयन का आधार जो है एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 100 नंबर का आपका जो है पेपर होगा और 2 घंटे का पूरा पेपर रहेगा। इसके लिए सिलेबस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं। और यही आपके काम की चीज़ है। इसमें 4 सेक्शन है, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास। ठीक है, इसमें रीजनिंग नहीं रखी गई है। सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे, और इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है 1/4। तो इस सिलेबस को आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसमें ग्राम विकास से संबंधित ऑलरेडी मैं वीडियोस लगातार बना रहा हूँ अपने चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर जो ग्राम विकास से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं उनको देख लीजिएगा। और आगे भी मैं इनसे संबंधित वीडियोस बनाने वाला हूँ, यानी कि लेखपाल के लिए जो भी जरूरी वीडियोस होंगी वो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सभी सेक्शंस के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितनी मिनिमम बुक को पढ़ने के बाद जो है आप इनका 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं। कल तक ये वीडियो आपको संभवतः मिल जाएगी, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इसमें वही सब कुछ है कि आपका सामान्य हिंदी रहेगा, जो कि नॉर्मली सभी एग्जाम में होता है। और जैसे गणित की बात करें तो गणित में आपका अंक गणित और सांख्यिकी रखा गया है, बीज गणित और रेखा गणित। सामान्य ज्ञान में आपका जनरली वही सारा सिलेबस है जो एक एग्जाम में रहता है। ग्राम्य समाज एवं विकास ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। क्योंकि बाकी सारे जो सेक्शन है वो एक कॉमन सेक्शन है और उन सभी को सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर जो इसको अच्छे से कर लेगा उसके ज़्यादा नंबर आएंगे और उसका चयन जो है
सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पे आधारित जो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं और आगे भी बनाने वाला हूँ, उन सभी को भी आप देखते चलिए। लिखित परीक्षा से संबंधित यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर जो भी आवेदन होंगे और उसमें अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, तो जो लिखित परीक्षा है वो 1 से अधिक शिफ्टों में होगी। और इसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसके लिए नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि साफ-साफ बताया हुआ है कि जो है अगर 1 से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन होगा। जैसा कि आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, वहाँ पर भी नॉर्मलाइज़ेशन होना है, क्योंकि वहाँ पर 54 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट के हैं, तो आपको यहाँ पर मूल निवास वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा कर रहे हैं, और तो आपको उत्तर प्रदेश का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लगाने की आवश्यकता है, तभी आपको आरक्षण का दावा कर पाएंगे, अदरवाइज आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हैं। इस नोटिफ़िकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जॉइन कर लीजिए, वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।